नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 में भारतीयों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि के प्रति चिंता प्रकट की गई है। इंटरनेशनल नोवा कोलैबोरेशन ने न्यूट्रिनो के बारे में नई जानकारी का पता लगाया है। भारत के डिजिटल क्रांति में डेटा सेंटर्स की रणनीतिक भूमिका रिपोर्ट जारी की गई। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 में संधारणीय उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था की सिफारिश की गई है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 रिपोर्ट जारी की। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 के अनुसार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वर्तमान वैश्विक दृष्टिकोण दोषपूर्ण है। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 में भारतीयों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि के प्रति चिंता प्रकट की गई है। मानसिक स्वास्थ्य मानसिक सेहतमंदी की स्थिति है। यह लोगों को जीवन के तनावों से निपटने, अपनी क्षमताओं का उपयोग करने, अच्छी तरह से सीखने व काम करने और अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम बनाती है। खबर की शुरुआत में मानसिक स्वास्थ्य समस्या की स्थिति क्या है, इस बारे में विस्तार से जान लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 10.6% वयस्क मानसिक विकारों से पीड़ित है। इससे पहले राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-2016 में बताया गया था कि विविध प्रकार के मानसिक विकारों से पीड़ित 70 से 92% लोगों को जरूरत के समय उपचार सुविधा नहीं मिल पाती है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी गैर मेट्रो क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की उच्च दर होती है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 2019 में विश्व में प्रत्येक 8 में से 1 व्यक्ति यानी कुल 970 मिलियन लोग मानसिक विकार से पीड़ित थे। खबर में आगे बढ़ते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसका एक प्रमुख कारण गरीबी है। गरीबी वास्तव में तनावपूर्ण जीवन यापन, वित्तीय संकट और रोजगार के अवसरों की कमी से जुड़ी हुई है। ये सभी स्थितियां मानसिक सेहत पर असर डालती हैं। इसके अलावा एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली में वृद्धि होती जा रही है। ऐसे परिवार में बुजुर्गों को एकांकी जीवन जीना पड़ता है और उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता है। इस वजह से वे मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। इसके प्रभावों की बात करें तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR के अनुसार स्मार्टफोन, इंटरनेट आदि के अत्यधिक उपयोग के कारण लगभग 37% बच्चों की एकाग्रता में कमी आई है। एंजाइटी, मूड स्विंग आदि के कारण बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन में कमी आई है। इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल सेवा का बढ़ता खर्च गरीब परिवारों पर बोझ बढ़ाता है। प्रभावों के बारे में जानने के बाद मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए उपलब्ध सुझावों पर भी एक नजर डालते हैं। मनोचिकित्सकों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। 2021 में प्रति लाख जनसंख्या मनोचिकित्सक अनुपात 0.75 था। WHO के मानदंडों के अनुसार प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 3 मनोचिकित्सक होने चाहिए। इसके अलावा मानसिक सेहतमंदी सुनिश्चित करने में समुदायों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और बॉटम अप रणनीति अपनाई जानी चाहिए। चलिए खबर के अंत में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारत द्वारा शुरू की गई पहलों को देखें तो राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग यानी टेली मानस शुरू की गई है। इसके अलावा कोविड-19 और उसके बाद छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए मनोदर्पण नामक पहल शुरू की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य सभी के लिए न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा की उपलब्धता और ऐसे देखभाल केंद्रों तक पहुंच सुनिश्चित करवाना है। वैश्विक स्तर पर पहलों की बात करें तो पारो घोषणा पत्र यानी पारो डिक्लेरेशन को अपनाया गया है। इसमें जन केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने की बात कही गई है। इसके अलावा WHO ने मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम शुरू किया है। इसका उद्देश्य मानसिक, न्यूरोलॉजिकल और मादक पदार्थों के उपयोग से जुड़े विकारों से निपटने हेतु देखभाल सेवाओं को बढ़ाना है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। इंटरनेशनल नोवा कोलैबोरेशन ने न्यूट्रिनो के बारे में नई जानकारी का पता लगाया है।
नोवा एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिक समुदाय को न्यूट्रिनो के गुणों का अध्ययन करने में मदद कर रहा है। नोवा यानी नूमी ऑफ एक्सिस वी अपीयरेंस प्रोजेक्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसमें कुछ भारतीय संस्थान भी भागीदार हैं। चलिए खबर के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। न्यूट्रिनो के 3 अलग अलग रूप हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ। सैद्धांतिक मॉडल न्यूट्रिनो द्रव्यमान अनुक्रम समस्या के लिए 2 संभावित समाधानों का पूर्व अनुमान करते हैं, जिन्हें नॉर्मल और इनवर्स ऑर्डर कहा जाता है। नॉर्मल ऑर्डर के अनुसार 3 न्यूट्रिनो प्रकारों में से एक बहुत भारी है और अन्य 2 का द्रव्यमान तुलनात्मक रूप से कम है। वहीं इनवर्स ऑर्डर में 3 न्यूट्रिनो प्रकारों में से एक हल्का है और अन्य 2 का द्रव्यमान तुलनात्मक रूप से भारी है। नए शोध में नॉर्मल ऑर्डर का समर्थन किया गया है। आगे बढ़ते हैं और न्यूट्रिनो के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 1930 में भौतिक विज्ञानी वोल्फगैंग पाउली ने न्यूट्रिनो जैसे कण के अस्तित्व की परिकल्पना की थी। इसकी प्रकृति की बात करें तो न्यूट्रिनो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इनमें विद्युत आवेश नहीं होता है और इनका द्रव्यमान अत्यंत कम या शून्य भी हो सकता है। फोटोन के बाद न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में उपस्थित दूसरे सबसे प्रचुर कण हैं। किसी पदार्थ के निर्माण में सबसे ज्यादा भूमिका न्यूट्रिनो की ही होती है। इनका पता लगाना काफी मुश्किल है क्योंकि वे अन्य कणों के साथ अंतरक्रिया नहीं करते हैं। इन्हें घोष पार्टिकल भी कहा जाता है। न्यूट्रिनो ऑसिलेशन के तहत इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन या टाउ के रूप में उत्पन्न हुआ न्यूट्रिनो अंततः यात्रा के दौरान अन्य रूपों में बदल जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो पृथ्वी पर पहुंचते ही म्यूऑन और टाउ न्यूट्रिनो में बदल जाते हैं। न्यूट्रिनो तब उत्पन्न होते हैं जब लेप्टॉन नामक कण पदार्थ के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ये कण प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों स्रोतों से प्राप्त हो सकते हैं। प्राकृतिक स्रोतों में कॉस्मोलॉजिकल न्यूट्रिनो आदि तथा मानव निर्मित स्रोतों में रिएक्टर न्यूट्रिनो आदि शामिल हैं। न्यूट्रिनो के अध्ययन के महत्व की बात करें तो सबसे पहला है ब्रह्मांड का अध्ययन करना। न्यूट्रिनो यह समझने में मदद करते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ और अब ये कैसे कार्य करता है। दूसरा है भविष्य का संचार। ज्ञातव्य है कि न्यूट्रिनो कण अधिकांश पदार्थों से अंतरक्रिया नहीं करते हैं। इसके कारण वे अंतरिक्ष में काफी लंबी दूरी तय करते हैं। इससे ब्रह्मांड के अज्ञात रहस्यों के बारे में जानकारी मिल सकती है। प्रमुख वेधशालाओं की बात करें तो भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला यानी INO इसका वित्त पोषण परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ये तमिलनाडु के थेनी जिले के बोधी पश्चिम पहाड़ियों में बसे पोट्टीपुरम में निर्माणाधीन है। चीन का ट्राइडेंट यानी ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप आइस क्यूब यह विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है। यह अंटार्कटिका में अवस्थित है। तो अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। भारत की डिजिटल क्रांति में डेटा सेंटर्स की रणनीतिक भूमिका रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट एसोचैम और PwC ने संयुक्त रूप से जारी की है। यह भारत के डिजिटल परिदृश्य के विस्तार में डेटा सेंटर्स की भूमिका को रेखांकित करती है। खबर की शुरुआत करते हैं और डेटा सेंटर्स और उनके महत्व के बारे में बात करते हैं। डेटा सेंटर ऐसा समर्पित सुरक्षित स्थान होता है जहां बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करने, संग्रहित करने, प्रोसेस करने, वितरित करने या उस डेटा तक पहुंच की अनुमति देने के उद्देश्य से कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग उपकरण केंद्रित होते हैं। डेटा सेंटर्स के महत्व की बात करें तो डेटा सेंटर्स भारत में डिजिटल क्रांति के प्रमुख प्रवर्तक हैं कि सरकारी सेवाओं में बदलाव लाते हैं, ये रिमोट वर्क और दूरस्थ शिक्षा को सक्षम बनाते हैं तथा स्टार्टअप नवाचार को बढ़ावा देते हैं। 2028 तक भारतीय विश्व में सबसे अधिक डेटा का उपभोग करेंगे। यह आंकड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित बाजारों से अधिक होगा। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई प्रौद्योगिकियों को विविध सेवाओं में एकीकृत किया जा सकता है। ये स्टोरेज की सुविधा को बढ़ाकर डेटा लोकलाइजेशन में मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं और डेटा सेंटर्स से संबंधित मुख्य चुनौतियों पर चर्चा कर लेते हैं। भारत में डेटा सेंटर्स मुख्य रूप से मुंबई, चेन्नई आदि शहरों में केंद्रित हैं। इनके लिए भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी आदि सहित जटिल विनियामक ढांचे की आवश्यकता होती है। अत्यधिक बिजली की खपत, बुनियादी ढांचे के रखरखाव आदि के कारण इनका परिचालन व्यय अधिक होता है। रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इनमें पहली सिफारिश है विनियामक नियमों का पालन करना। इसमें ऑडिट ट्रेल्स, डेटा गवर्नेंस जैसी विनियामकीय कार्यों के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरा है अनुसंधान एवं विकास में निवेश में वृद्धि। बिजली की खपत को कम करने के लिए कुशल तकनीकों का विकास किया जाना चाहिए। अन्य सिफारिशों की बात करें तो टियर 2 शहरों आदि में डेटा सेंटर इकोसिस्टम बनाना चाहिए।
अंत में डेटा सेंटर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहले जान लेते हैं। पहली है डिजिटल इंडिया पहल 2015। यह पहल ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रावधान करती है। दूसरी पहल है डेटा सेंटर पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट। यह डेटा सेंटर से संबंधित उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। अन्य पहलों को देखें तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC ने अत्याधुनिक राष्ट्रीय डेटा सेंटर्स स्थापित किए हैं। सरकार ने IT लोड की 5 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले डेटा सेंटर्स को अवसंरचना का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र की IT और ITES नीति 2023 जैसे नीतियां डेटा सेंटर उद्योग को लाभ प्रदान करती हैं। भारत का पहला हाइपरस्केल डेटा सेंटर योटा D1 ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 में संधारणीय उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था की सिफारिश की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण में भारत में उर्वरक सब्सिडी की वर्तमान व्यवस्था से जुड़ी खामियों को उजागर किया गया है। साथ ही इसमें सुधार करने के तरीकों की सिफारिश भी की गई है। खबर के शुरुआत में उर्वरक सब्सिडी की वर्तमान व्यवस्था के बारे में चर्चा कर लेते हैं। केंद्र सरकार राज्यों द्वारा प्रदान किए गए पोषक तत्वों की अनुशंसित मात्रा के डेटा के आधार पर उर्वरक की अनुशंसित मात्रा या डोज यानी RDF की गणना करती है। इसके आधार पर केंद्र सरकार प्रत्येक सीजन के लिए राज्यों को उर्वरक आवंटित करती है। इसके बाद राज्य सरकारें डीलरों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों यानी PACS के माध्यम से पॉइंट ऑफ सेल यानी POS डिवाइस का उपयोग करके किसानों को उर्वरक बेचती है। इसके अलावा किसानों को बेचे गए उर्वरकों की मात्रा के आधार पर केंद्र सरकार का उर्वरक विभाग उर्वरक कंपनियों को उर्वरक सब्सिडी का भुगतान करता है। उर्वरक सब्सिडी की मौजूदा व्यवस्था की खामियों के बारे में बात करें तो पॉइंट ऑफ सेल यानी POS डिवाइस को भूमि रिकॉर्ड के साथ नहीं जोड़ा गया है। आधार नंबर दिखाकर कोई भी व्यक्ति उर्वरक खरीद सकता है। इससे कई बार जरूरतमंद किसानों को उर्वरक सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति या प्रति परिवार को उर्वरक बिक्री की अधिकतम मात्रा निर्धारित नहीं की गई है। उर्वरकों का अन्य कार्यों में उपयोग कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में उर्वरक का उपयोग करने और सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी के कारण वित्तीय बोझ बढ़ता है। साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। गौरतलब है नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों में यूरिया उपयोग अनुपात 82% से अधिक हो गया है। इससे NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम अनुपात में असंतुलन बढ़ गया है। 2009-2010 में NPK अनुपात 4:3.2:1 था, जो 2019-2020 में बढ़कर 7:2.8:1 हो गया। इसके अलावा उर्वरक खपत में इस असंतुलन के कारण मृदा की गुणवत्ता में गिरावट आती है और मानव स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। खबर के अंत में उर्वरक सब्सिडी की मौजूदा खामियों को दूर करने हेतु की गई मुख्य सिफारिशों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जरूरतमंद किसानों को उर्वरक सब्सिडी का लाभ दिलाने हेतु एग्रीस्टैक का उपयोग किया जाना चाहिए। एग्रीस्टैक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह कृषि क्षेत्र के सभी भागीदारों को जोड़ता है और कृषि क्षेत्र में सुधार करता है। आपको बता दें कि भू स्वामित्व और उगाई गई फसलों के आधार पर पहचाने गए किसानों को सब्सिडी वाले उर्वरक बेचना सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा भूमि और फसल डेटा जैसे मापदंडों के आधार पर सब्सिडी वाले उर्वरक की मात्रा की बिक्री तय की जानी चाहिए आदि। इसके साथ ही ERUPI यानी ई-रूपी के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। यह एक मुश्त भुगतान की आसान सुविधा है। इसके जरिए किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में आवश्यक सब्सिडी प्रदान की जा सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2024 रिपोर्ट जारी की। इस वर्ष की रिपोर्ट की थीम है नवाचार के माध्यम से वन समाधानों में तेजी लाना। खबर की शुरुआत करते हैं और रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन की दर 1990 से 2000 में 15.8 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष थी,
जो 2015 से 2020 में घटकर 10.2 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष हो गई थी। वर्ष 2010 से 2020 के बीच वन क्षेत्र में औसत वार्षिक निवल वृद्धि के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा। भारत में गैर कास्ट यानी नॉन टिम्बर वनोत्पाद लगभग 275 मिलियन लोगों की आजीविका का आधार है। आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि आखिर वन क्षेत्र में नवाचार की आवश्यकता क्यों है। पहला कारण है जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले संकटों जैसे जंगल की आग, कीट हमले आदि का बढ़ना। ऐसे संकटों से निपटने के लिए नई वन एवं भूमि प्रबंधन रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है। दूसरा है जैव अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना। शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाली जैव अर्थव्यवस्था यानी बायो इकोनॉमी को बढ़ावा देने हेतु काष्ठ आधारित वनोत्पादों के विविध और दक्षतापूर्वक उपयोग में नवाचार की आवश्यकता है। जैव अर्थव्यवस्था वास्तव में वन संपत्तियों, जीवों और समुद्री जीवों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करना है। साथ ही विविध उद्योगों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जैविक ज्ञान का उपयोग करना है। गैर काष्ठ वनोत्पादों में अवसरों की खोज करना भी एक कारण है। जंगलों से प्राप्त होने वाले कई खाद्य पदार्थों जैसे मछली में प्रचुर मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और ये उच्च पोषण सामग्री के स्रोत हैं। चलिए अब वैश्विक चुनौतियों से निपटने में वनों और वृक्षों के उपयोग की क्षमता बढ़ाने वाले 5 प्रकार के नवाचारों पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहला है तकनीकी नवाचार। रिमोट सेंसिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग वनों से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाले डेटा एकत्रित करते हैं। इन डेटा के उपयोग से वनों के प्रबंधन में सुधार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए नासा के लैंडसैट और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कोपरनिकस कार्यक्रम से प्राप्त डेटा का उपयोग करना। दूसरा है सामाजिक, नीतिगत और संस्थागत नवाचार। एक दूसरे से संबंधित और लगातार बदलाव वाले नवाचारों में महिलाओं, युवाओं एवं मूलवासी लोगों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। उदाहरण के लिए भारत के संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम ने वन से संबंधित समितियों में महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व देना अनिवार्य किया गया है। वित्तीय नवाचार की बात करें तो वर्तमान वनों के मूल्य में वृद्धि करने, प्राकृतिक स्थिति को बहाल करने के प्रयासों को बढ़ावा देने आदि के लिए नवाचार की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए स्क्रिप्ट यानी सॉफ्ट कमोडिटी रिस्क प्लेटफॉर्म जैसे नवाचार। वन क्षेत्र में नवाचार के समक्ष कुछ बाधाएं भी शामिल हैं, जैसे कि नवाचार संस्कृति का अभाव। यह जिज्ञासा, रचनात्मकता एवं जोखिम लेने के प्रयासों को हतोत्साहित करता है। दूसरा है अलग अलग प्रकार की पूंजी की कमी होना। इसमें मानव पूंजी की कमी यानी कौशल की कमी, प्राकृतिक पूंजी की कमी यानी वन संसाधनों तक सीमित पहुंच, सामाजिक पूंजी की कमी यानी सीमित भूधारण अधिकार आदि नवाचार को बाधित करती है। नीतिगत समर्थन नहीं मिलने से नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने की दर धीमी रही है। अंत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए की गई सिफारिशें भी जान लेते हैं। नवाचारों को मान्यता देने एवं पुरस्कृत करने से नवाचार अनुकूल संस्कृति को बढ़ावा मिल सकता है। वन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के कौशल, क्षमता और ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। इससे हितधारकों में नवाचारों के विकास एवं उन्हें अपनाने व प्रबंधन करने की क्षमता बढ़ेगी। ज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अवसर प्रदान करने चाहिए। साथ ही समुचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने चाहिए। सभी के लिए वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति को आसान बनाना चाहिए। आइए अब रुक करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 के अनुसार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वर्तमान वैश्विक दृष्टिकोण दोषपूर्ण है। सर्वेक्षण में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु वर्तमान वैश्विक दृष्टिकोण अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भरता की प्रकृति की अनदेखी करता है। वैश्विक दृष्टिकोण किस प्रकार दोषपूर्ण है, सबसे पहले इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला कारण है अपर्याप्त वित्त पोषण। शोध से पता चलता है कि विकासशील देशों को अपने मौजूदा जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई लक्ष्यों के आधे हिस्से को प्राप्त करने के लिए 2030 तक लगभग 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। इसके बावजूद भी विकसित देशों ने 2020 तक केवल 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का ही वादा किया था। अगला है प्रति व्यक्ति उत्सर्जन डेटा की अनदेखी करना। उदाहरण के लिए भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक है। इसके विपरीत भारत का ऐतिहासिक संचयी उत्सर्जन और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बहुत कम है। 1850 से 2019 के बीच वैश्विक संचयी GHG उत्सर्जन में भारत की केवल 4% हिस्सेदारी रही है। इसके बावजूद भारत पर अधिक उत्सर्जन कटौती करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इसके अलावा खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है।
हालांकि परमाणु ऊर्जा सबसे स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा विकल्प है, परंतु परमाणु संयंत्रों से जुड़ी महज कुछ दुर्लभ दुर्घटनाओं ने इनके प्रति लोगों के मन में अधिक भय पैदा कर दिया है। उदाहरण के लिए चेरनोबिल और फुकुशिमा आपदा ऐसी ही दुर्लभ परमाणु दुर्घटनाएं हैं। और अंत में है अत्यधिक ऊर्जा की खपत वाली प्रौद्योगिकियां। विकसित देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी प्रौद्योगिकियों के लिए ऊर्जा अवसंरचना का तेजी से निर्माण कर रहे हैं। ये प्रौद्योगिकियां अधिक ऊर्जा का उपभोग करती है। खबर में आगे बढ़ते हैं और जलवायु कार्रवाई पर भारत की प्रगति के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। भारत ने 2005 से 2019 के बीच लगभग 1.97 बिलियन टन CO2 के समतुल्य कार्बन सिंक का सृजन किया है। गौरतलब है कि भारत ने 2030 तक वृक्ष और वन आवरण बढ़ाकर 2.5 से 3.0 बिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत ने 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत ने पहले 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके अलावा सरकार ने मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव लाना है। इस संदर्भ में सुझावों की बात करें तो भारत जैसे विकासशील देशों को जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वयं की परिस्थितियों के अनुसार प्रयास करने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि विकासशील देशों के लिए सार्थक जलवायु कार्रवाई करने और विकास संबंधी लक्ष्य प्राप्त करने के बीच संतुलन स्थापित करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक आंदोलन संप्रभु विकल्पों और आर्थिक जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। हालांकि यह व्यक्तिगत व्यवहार पर केंद्रित होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है लाइबेरिया। इस देश की राजधानी है मोन्रोविया। आपको बता दें कि लाइबेरिया में सीनेटरों के समूह ने बार बार आने वाली बाढ़ के कारण देश की राजधानी को बदलने का प्रस्ताव दिया है। इसलिए इस स्थल के बारे में जानना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस देश की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह पश्चिमी अफ्रीका के तट पर अवस्थित है। भूमि सीमाओं की बात करें तो इसके उत्तर पश्चिम में सिएरा लियोन, उत्तर में गिनी तथा पूर्व में कोटे डी आइवर स्थित है। इसकी समुद्री सीमाओं की बात करें तो इसके दक्षिण और पश्चिम में अटलांटिक महासागर का विस्तार है। यहाँ की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इसका उच्चतम बिंदु माउंट बुटेव है। इसकी प्रमुख नदियां मानो, लोफा, सेंट पॉल आदि है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय गर्म व आर्द्र जलवायु तथा यहाँ गर्म दिनों के साथ शुष्क सर्दियां भी पाई जाती है। यहाँ लॉ-एस्क लकड़ी, हीरे, सोना आदि जैसे प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO ने ग्लोबल साउथ में संयुक्त नवाचार कार्यक्रम बनाने की दिशा में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार की प्रमुख पहल है। इसे 2016 में नीति आयोग ने शुरू किया था। WIPO संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसे 1967 में स्थापित किया गया था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच वैश्विक क्षमता केंद्र यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के रूप में पसंदीदा गंतव्य के रूप में भारत की लोकप्रियता बढ़ रही है। इससे भारत से सेवाओं के निर्यात को काफी बढ़ावा मिला है। वैश्विक क्षमता केंद्रों को ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स या कैप्टिव सेंटर्स के रूप में भी जाना जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 के अनुसार भारतीय सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को निजी निवेशकों से शायद ही कोई ग्रीनियम मिला है। ग्रीन बॉन्ड ऋण जुटाने का एक साधन यानी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। यह राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन टैक्सोनॉमी के तहत ग्रीन के रूप में वर्गीकृत विशेष परियोजनाओं या गतिविधियों में फंड का निवेश करता है। भारत क्लेरियन क्लिप्टन जोन में क्रिटिकल खनिजों की खोज के लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी यानी ISA से लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा। क्लेरियन क्लिप्टन जोन प्रशांत महासागर में स्थित है। ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर पैनलों के निर्माण के लिए आवश्यक है। इन खनिजों में मैंगनीज, निकल, तांबा और कोबाल्ट शामिल है। हाल ही में ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी GCF ने विकासशील देशों में कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
इनमें भारत की एक परियोजना शमन और अनुकूलन का वित्त पोषण परियोजना यानी FMAP भी शामिल है। FMAP भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की एक पहल है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर शुद्ध यानी मौलिक सल्फर के पीले हरे क्रिस्टल्स की खोज की है। क्यूरियोसिटी का मिशन 2011 इस तथ्य का अध्ययन कर रहा है कि मंगल का प्राचीन भूभाग किस जगह और कब सूक्ष्मजीवों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कर सकता था। वैज्ञानिकों ने लैक्टिक एसिड जीवाणु के एक नए उपभेद की खोज की है। यह उपभेद खाद्य और दवा उद्योग के लिए एक आशाजनक प्रोबायोटिक हो सकता है। प्रोबायोटिक्स को आमतौर पर लाभकारी बैक्टीरिया या खमीर कहा जाता है। ये ऐसे जीवित सूक्ष्मजीव होते हैं जिनका सेवन करने पर स्वास्थ्य लाभ होता है। कोल इंडिया लिमिटेड को मध्य प्रदेश में एक ग्रेफाइट ब्लॉक मिला है। यह कोल इंडिया की पहली महत्वपूर्ण खनिज यानी क्रिटिकल मिनरल्स परिसंपत्ति है। ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। हीरा और फुलरिन कार्बन का अन्य अपरूप है। प्राकृतिक ग्रेफाइट के 3 रूप आकारहीन, परतदार और क्रिस्टलीय शिरा ग्रेफाइट होते हैं। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।